हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री। बीएससी सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल 4 यूनिट इंक्लूड की गई हैं। प्रत्येक यूनिट जो है वो 25 अंक की है। इस प्रकार से करते हुए टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखिए 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहले हम लोग बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस चैप्टर को अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पहला पोर्शन है वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पहला जो पोर्शन है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दूसरा जो पोर्शन है इसका वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसका तीसरा जो भाग आपका वो है कौन सा, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एमएल कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से आपको टोटल 3 पोर्शन आपको इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला जो पोर्शन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ये तुम लोग 12वीं क्लास से पढ़ के आ चुके हो। इसमें केवल सिंपल चीजें हैं जिनको आप लोग 1 या 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। सेकंड और थर्ड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक ठाक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसको बहुत आसान है, वैसे इजी टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको भी हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग पहले पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं पहले तो आपको ये बता देता हूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है, वो बताता हूं। टॉपिक सुन लीजिए आप लोग। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक जो आपको टॉपिक दिया गया है वो है आपका वार्नर थ्योरी। पहला जो है वो है कौन सा, वार्नर थ्योरी। दूसरा जो दिया गया है आपको वो है EAN रूल, जिसको तुम लोग 18 इलेक्ट्रॉन नियम बोलते हो। तीसरा जो आपको दिया गया है वो है नोमेनक्लेचर। तीसरा जो है वो आपका नोमेनक्लेचर। चौथा जो है वो है आपका आइसोमेरिज्म। चौथा जो है वो है आइसोमेरिज्म। और पांचवा जो भाग है इसका, और वो है इसके अंदर कौन सा, VBT। पांचवा जो भाग है वो कौन सा है, VBT है। इस प्रकार से अपने को टोटल 5 पोर्शन आपको पढ़ने हैं। प्रत्येक पोर्शन का एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। हम इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इस पहले पार्ट को हम लोग टोटल 5 वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वार्नर थ्योरी से। और वार्नर थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ये कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपने को बेसिक टर्म कौन सी काम में लेनी है, क्योंकि जब तक अपन लोग बेसिक टर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। समझ सकते हो लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज पहला जो वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा कौन सा, इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम लोग बेसिक बातें करेंगे, जहां से छोटे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। मैं साथ साथ में आपको ये भी बता जाऊंगा कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते कहां से और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। देखिए पढ़ने में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एकदम से इजी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ज्यादा आपको इसके अंदर तो काफी ज्यादा मशक्कत करनी है नहीं आपको। ठीक है। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। केमिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी मेरी, कंप्लीट केमिस्ट्री, और आपको बिल्कुल एकदम से कट टू क्लियर आपको मिलने वाली है। तो चलिए फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहां से और क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे भी पहले एक चीज के बारे में बात करते हैं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंडों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कंपाउंडों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला जो है वो होता है आपके पास में सिंपल सॉल्ट। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। दूसरा जो है वो आपका डबल सॉल्ट। और तीसरा जो होता है आपके पास में वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब बात करेंगे कि इन तीनों में फर्क क्या होता है। इनसे 1-2 नंबर का सवाल आने की संभावना है। यहां से अगर आपसे सवाल पूछता है तो 2 नंबर का सवाल पूछेगा। कौन होता है, किस प्रकार से होता है, वो आपको बताता हूं। ठीक है। सबसे पहले तीनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। मैं तीनों के बारे में लिख देता हूं अलग अलग। एक तरफ रहेगा आपके पास में आपका सिंपल सॉल्ट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे हम लोग साधारण लवण। ठीक है। दूसरा जो रहेगा आपका
दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका डबल सोल्ट। डबल सोल्ट इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका कौन सा, द्विक लवण। और तीसरा जो आपका वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम लोग कहेंगे आपका कौन सा, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, सब लोग जानते हो सिंपल साल्ट कौन से होते हैं, साधारण लवण कौन से होते हैं, वे लवण जो एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। जो लवण होता है आपका वो क्या कहलाता है आपके पास में, सिंपल सॉल्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिया HCl लिया और इसके साथ में लिया NaOH, दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा NaCl और प्लस में क्या बनने वाला है आपका H2O। तो यहां पर जो NaCl है वो कौन है आपके पास में, आपका सिंपल सॉल्ट है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि जैसे तुम लोग क्या करोगे, इसको जल में डालोगे तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसे जल में डालोगे तो टूटेगा किसके अंदर, Na+ में टूटेगा और किस में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। आपको पता है कि ये वाला एक केटाइन है और ये वाला एक एनाइन है, मतलब कि एक धनायन है एक ऋणायन है। इसका धनायन और ऋणायन के द्वारा जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल साल्ट जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड होते हैं। कौन से होते हैं भाई, आयनिक यौगिक होते हैं, जिनको जल में डालने पर वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं डबल सोल्ट की। अब नाम से पता लग रहा है आपको डबल सोल्ट का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे सोल्ट, द्विक लवण, द्विक लवण का मतलब हो गया कि जब दो लवण एक साथ आपके पास में ऐड हो जाएंगे तो वो कौन से कहलाएंगे, आपके द्विक लवण। आप लोगों ने छोटी क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको तुम लोग बोलते हो फिटकरी। कौन सा बोलते हैं हम लोग, फिटकरी बोलते हैं इसको, या फिर इंग्लिश हम लोग इसको एक रासायनिक भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटास एलम। क्या बोलते हैं इसको, पोटास एलम बोलते हैं। फॉर्मूला याद करना बहुत कठिन लगता था अपने को, जब हम लोग 9th 10th क्लास में थे तो फॉर्मूला याद करते थे, डेली रटते थे कि होता किस प्रकार से, होता किस प्रकार से। मैं आपको बताता हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखा जाएगा। सिंपल सा है, एकदम सिंपल, ध्यान में रखो। आप लोग को बोलना क्या आपके पास में, पोटेशियम का सोल्ट, पोटेशियम का सल्फेट, और उसके बाद में किसका, पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, और साथ में क्या करना आपको 24 H2O को रख दीजिए। ये लो भाई, ये बन गया फॉर्मूला किसका आपके पास है, पोटास एलम या फिटकरी का। तो बोलेंगे कैसे, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या करना आपको 24 H2O। आपको जो बुक में मिलेगा वो इस टाइप से, इनके बीच में डॉट डॉट मिलेंगे इस टाइप से, ये वाले। ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, आपका पोटास एलम का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और देखा हो तुम लोगों ने, जिसको तुम लोग बोलते हो कौन सा, मोहर लवण। कौन सा बोलते हैं हम लोग, मोहर लवण बोलते हैं जिसको। और मोहर लवण का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी एकदम से आसान है। किस प्रकार से बताएंगे सर उसको, हम लोग बोलेंगे कौन सा आपके पास में, एक तो बोलेंगे फेरस का सल्फेट, और साथ में किसका बोलेंगे, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम क्या होता है आपके पास में, ये तो रहा अमोनिया, अमोनियम बनाना है तो ये लो अमोनियम बन गया, और इसके साथ में क्या करना आपको, सल्फेट रखना है तो ये लो SO4 हो गया, और साथ में क्या रखना आपको, साथ में आपका 6H2O। ये लो भाई, तो दो अपने पास में सॉल्ट दिए गए हैं, और ये दोनों सॉल्ट आपके पास में कौन से आपके, ये दोनों के दोनों सॉल्ट जो आपके वो कौन से हैं, वो है डबल सॉल्ट। अब सर सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट में अंतर क्या है, देखो सिंपल सॉल्ट कौन सा होता है, सिंपल सॉल्ट वो होता है जो एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा बनता है, जबकि डबल सॉल्ट कौन सा होता है, जिसमें सर दो आपके पास में जो लवण होते हैं ना वो एक साथ कंबाइंड होते हैं। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है भाई साहब, बात को समझना तुम लोग। पहली बात तो ये होती है कि अगर तुम लोग इसको जल में डालोगे, अगर तुम लोग इसको किस में डालोगे, जल में डालते ही अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे मैं इसको आपके पोटास एलम को जल में डाल के देखूंगा तो ये वाला टूटते ही क्या बनाएगा आपके पास में, एक तो बनाएगा K+ बनाएगा, एक आपके पास में बनाएगा SO4 2- और एक बनाएगा कौन सा आपके पास में Al3+। ठीक है, SO4 सब में कॉमन है तो हम लोग एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, Fe2+ में टूटेगा आपका, इसी के साथ में NH4+ में टूटेगा, इसी प्रकार से आपका SO4 2- में टूटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में सिंपल सोल्ट जैसा ही कौन होता है, आपका डबल सोल्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दो सोल्ट एक साथ कंबाइन होते हैं। ये वाला जो सोल्ट होता है ना आपके पास में, ये क्या करता है, सॉलिड स्टेट में तो अपना स्थायित्व बनाए रखता है, लेकिन तुम लोग जैसे इसको जल में डालोगे ना तो अपना स्थायित्व खो देता है। मतलब कि जल में डालते ही अपने आयनों में टूट जाता है, जबकि सॉलिड अवस्था में हमेशा अपना क्या रहेगा, एकदम से जो जिस प्रकार से वो पाया जाता है ना उसी प्रकार से पाया जाएगा। जैसे NaCl, अगर NaCl को तुम लोग सॉलिड में रखोगे ना तो ये NaCl के फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन इसको जल में जैसे डालोगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। यही सेम टू सेम कंडीशन किसमें होती है, इसमें होती है। जिस प्रकार से आपका साधारण लवण जो होता है ना वो एक प्रकार का क्या है कि आयनिक यौगिक है, तो उसी प्रकार से आपका जो ये वाला डबल सोल्ट होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का आपका आयनिक कंपाउंड ही होता है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपना, जिसके ऊपर अपने को बात करना है, और उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहली बात तो ये कि वाला क्या नहीं होता है, ये एक आयनिक यौगिक नहीं होता है। क्या नहीं होता आपके पास में, आयनिक यौगिक नहीं होता है, ये वाला आयनिक यौगिक नहीं होता है। तो फिर होता क्या सर, ये वाला कंपाउंड क्या होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपके पास में एक तो कौन होता है आपका ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है, और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है एक आपके पास में लिगेंड। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, एक तो होती है आपके पास में कौन सी, संक्रमण धातु, और एक होता है लिगेंड। लिगेंड एक ऐसी स्पीशीज होती है जो धनायन भी हो सकती है, ऋणायन भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है, लेकिन उसके पास में क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है, और वो अपना लोन पेयर देता है किसको, आपके पास में मेटल को देता है। तो जब आपके पास में लिगेंड से जब मेटल की तरफ आपके पास में जब इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जब ट्रांसफर होता है ना, तो इनके द्वारा बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं ना आपके पास में, कौन से होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकुल यौगिक। इसका मतलब संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है, धातु और लिगेंड के बीच में क्या पाया जाता है, आपका उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, सवाल जो यहां से बनता है ना, वो सवाल ये बनता है कि सर डबल सोल्ट और आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया इसमें से, हो सकता है कि आपके एग्जाम में से सवाल पूछे, 2 नंबर का सवाल यहां से बन सकता है। मैं आपको 2 नंबर के सवाल कहां से बनेंगे और बड़ा क्वेश्चन कहां से बनेगा, वो सारी की सारी चीजें साथ में बताता रहूंगा। तो मैं जहां जहां पर बोलूं आपको कि यहां से 2 नंबर का सवाल बन सकता है, तो इसको तुम लोग स्पेशली ध्यान रखोगे। जैसे अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, वहां आपको 2 नंबर के सवाल कितने कितने बन सकते हैं वो सारे की लिस्ट आपको दूंगा। बड़े क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं वो सारे आपको दूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 7 साल का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास में सिंपल सोल्ट और आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर क्या होता है, मैं थोड़े 2 4 5 अंतर है वो आपको मैं बता देता हूं। तो एक तरफ तो हो गया आपके पास में कौन सा, आपका एक तरफ तो हो जाएगा दिविक लवण, और दूसरी तरफ जो हो जाएगा आपके पास में वो कौन सा आपका, वो रहेगा उपसह संयोजक यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। देखो डबल सोल्ट क्या होता है, डबल सोल्ट एक प्रकार से आपके पास में क्या होता है, ये वाला एक आयनिक कंपाउंड होता है। ये वाला कौन सा होता है आपका, आयनिक यौगिक होता है। जबकि आपके पास में उपसंयोजक यौगिक कौन सा होता है, उपसंयोजक यौगिक वो होता है जिसके अंदर उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध आपके पास में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये दिविक लवण जो है आपका, वो ठोस अवस्था में, तो जब ये किस में रहता है, ठोस अवस्था में जब रहता है वो, तब तो किसकी तरह काम करता है ये वाला, तब तो ये वाला डबल सोल्ट की फॉर्म में काम करता है। लेकिन जैसे तुम लोग इसको किस में लेके जाओगे, जलीय विलयन में लेके जाओगे, तो ये किस में हो जाता है, आपके आयनों में विघटित हो जाता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है, विघटित। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपको किसका, हम लोगों ने फिटकरी का एग्जांपल लिया था। फिटकरी कौन होता है आपके पास में, अभी बोलो फॉर्मूला, मैंने जो भी बताया था आपको। तो पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, और साथ में क्या आपका 24H2। तो इसको तुम लोग क्या करोगे, जब इसको सॉलिड में रखोगे ना तो ये इसी फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन जैसे तुम लोग इसको जल में लेके जाओगे तो टूट जाएगा। टूटेगा किसमें, ये वाला टूट सकता है आपका K+ के अंदर, SO4 2- में टूटेगा, और किस में टूटेगा आपका Al3+ में। ठीक है, संख्या कितनी कितनी क्या होगी वो तुम लोग देख सकते हो अपना। ठीक है, अगली बात करें आपके पास में उपसंयोजक यौगिक की, तो उपसंयोजक यौगिक जो है ना, इनको चाहे तुम लोग सॉलिड में रखो, चाहे तुम लोग इसको जल में लेके जाओ, ये जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे। मतलब कि इनका ठोस अवस्था में तथा आपके पास में प्लस में क्या आपके पास में जलीय अवस्था, दोनों में इनका आपके पास में जो संगठन होता है ना वो समान होता है। संगठन कैसा होता है आपके पास में, समान। इसका मतलब ये हो गया कि इनका विघटन जो होता है ना वो आपके पास में नहीं होता है। ठीक है, विघटन नहीं होता। जैसे एग्जांपल की बात करें, सबसे सिंपल एग्जांपल ये बोलता हूं कि दुनिया का सबसे सरल एग्जांपल है जो आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे पहला एग्जांपल देखा होगा, और वो होता है आपके पास में K4FeCN का होल 6, ये होता है। तो इसको जैसे तुम लोग जल में डालोगे ना, तो ये तो इसका क्या आपके पास में, तो आयन्स है इसके, ये तो कर दिए मैंने अलग आपके पास में। इसको जैसे तुम लोग जल में डालोगे ना आपके पास में, तो फिर क्या होगा, ये वाला कभी भी अपने आयनों में नहीं टूटता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है सर कि जो आपके पास में ये वाला संक्रमण धातु जो है ना, वो 6 लिगेंड के साथ में जुड़ा है, और कौन से बंध के द्वारा, उपसंयोजक बंध के द्वारा। और उपसंयोजक बंध जो होता है ना आपके पास में काफी मजबूत होता है, इसलिए इसको आसानी से टूटने नहीं देता है। अगली बात करें आपके पास में, अगली बात ये है आपका कि जो आपके पास में आपका दिविक लवण जो होता है ना, उसको नॉर्मल कंडीशन में रखा जाता है। मतलब कि नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, सामान्य तरीके से लिखा जाता है, सामान्य तरीके से लिखा जाता है, लिखा जाता है। जबकि आपके पास में जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, उसको बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, आपके पास में बड़े कोष्ठक में लिखते हैं।
बड़े कोष्टक में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये कुछ सिंपल सी बातें थी किसके बारे में, द्विक लवण के बारे में, उपसंयोजक यौगिक के बारे में। अब इसके अलावा हम लोग और बेसिक टर्मोलॉजी की बात करते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अपने काम में आने वाली है। ठीक है, मैं शुरू करता हूं आपके पास में। देखो, आप लोगों ने जान लिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। अब हम बात करेंगे आपके पास में बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स कहां से निकालूंगा मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपाउंड जो है आपको दो टाइप से देखने को मिल सकते हैं। एक तो ऐसा कंपाउंड होगा, बड़ा कोष्टक होगा, उसके अंदर एक तो होगा मेटल, एक होगा लिगेंड, और उसके साथ में लिगेंड की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने एम रख लिया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बीच में लिखता हूं एक बार ताकि आपको समझा सकूं। ये हो गया एम एल एन, और ये वाला बड़ा कोष्टक। इस कोष्टक के ऊपर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ये जो बड़ा कोष्टक होता है ना, इसको कहा जाता है आपके पास में आपका समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं इसको, समन्वय मंडल बोलते हैं। अब दो काम हो सकते हैं, या तो फिर इसके ऊपर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज आपको, या फिर मिलेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कंपाउंड किस टाइप से मिलेगा आपको। अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो देखो सिंपल बात है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है ना, वो न्यूट्रल अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो फिर इस पॉजिटिव को आपके पास में क्या करना, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, एक जेड प्लस माइनस ले आता हूं, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या कर देंगे आपके पास में, इसको न्यूट्रल कर देंगे। दूसरी बात करो, दूसरा जो आपके पास में क्या मिलेगा आपको, अगर इसके ऊपर क्या सा चार्ज मिल जाए, नेगेटिव चार्ज, देखो क्या होगा। तो ये हो गया आपके पास में, ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, इसके साथ में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो फिर आपके पास में जो आयन होगा वो कहां पे आएगा, आपका जेड प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरीके से मिल सकते हैं। बड़ा कोष्टक उसके पीछे कुछ मिल सकता है, बड़ा कोष्टक उसके आगे कुछ मिल सकता है। अब बात को समझना, जो बड़ा कोष्टक होगा उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, समन्वय मंडल। और जो इसके आगे या पीछे जो भी होगा ना आपके पास में, ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक मंडल। कौन सा बोलते हैं इसको, आयनिक मंडल। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और इसको बोलते हैं कौन सा, आयनिक स्पेयर। ठीक है, दो काम हो गए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कौन सा आपके पास में आपका आयनिक स्पेयर। देखो, जब तुम लोग इसको जल में डालोगे ना, जल में डालोगे तो उस समय क्या होगा, उस समय आपके पास में ये वाला भी टूटेगा आपके पास में। टूटेगा कैसे, आयनिक मंडल और समन्वय मंडल दोनों अलग हो जाते हैं। कौन सा बोला मैंने, आयनिक मंडल और समन्वय मंडल दोनों हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने आपको, K4 Fe CN का 6, ये वाला कंप्लीट आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें ये वाला क्या आपका, ये वाला जो आपका आयनिक स्पेयर है, और ये जो बड़ा कोष्टक है वो कौन है आपका, बड़ा कोष्टक वाला कौन सा आपके पास में आपका समन्वय मंडल है। अब तुम बोलोगे सर इसके ऊपर साइन क्यों नहीं लिया, अरे भाई साइन तब लेंगे ना, क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव वाला, न्यूट्रल कर दिया इसको। अब तुम लोग जैसे इसको जल में डालोगे ना, तो देखो भैया क्या होगा, अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में डालता हूं ना, तो इसका केवल और केवल आयनिक मंडल और समन्वय मंडल अलग होते हैं। मतलब कि 4K प्लस होता है, और इसके साथ में बाहर क्या निकलता है आपका, प्लस में कौन होता है बाहर, FeCN का 6, और ये लो 4 माइनस। कभी भी आपके पास में इसका आपके पास में डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और ये जो बड़े कोष्टक में जो होता है ना, वही आपके पास में क्या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी जल अपघटन नहीं होता। अब बात को समझ लो कौन कौन चीजें आपको पढ़नी है। पहला जो पोर्शन आपको पढ़ना था वो अब मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अलग अलग नाम लिख देता हूं, उन सबको एक ही बोर्ड में बता देता हूं, आपको सारे के सारे एक ही जगह कंप्लीट करवा देता हूं। देखो, मैंने कॉम्प्लेक्स को कैसे लिख सकता हूं सर, कॉम्प्लेक्स को आप लिख सकते हो इससे, ये हो गया मेटल, लिगेंड हो गए, इसके साथ में आपका जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, सर एक जेड प्लस यहां पे हो सकता है, या फिर जेड माइनस यहां हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो देखो कौन कौन चीजें आपको पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना आपके पास में आयनिक मंडल। कौन सा पढ़ना आपको, आयनिक मंडल। ठीक है, जिसको आयनिक स्पेयर भी बोलते हो, आयोनिक स्पेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है समन्वय मंडल। कौन सा पढ़ना आपको भाई, समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तीसरा आपको पढ़ना है, इसके अंदर एक मेटल होगा। ठीक है, तो तीसरा कौन सा आपके पास में, देखो बीच में होगा, ये सेंटर में होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके पास में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। कौन सा बोल रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम। चौथा आपको पढ़ना है किसके बारे में, लिगेंड के बारे में।
चौथा कौन सा पढ़ना आपको, लिगेंड। लिगेंड कौन होते हैं, लिगेंड वे होते हैं जो मेटल के साथ में उपसंयोजक बंध बनाते हैं, वो कौन होते हैं आपके पास में, लिगेंड होते हैं। 500 पॉइंट, 500 पॉइंट आपको पढ़ना है कौन सा आपके पास में, वो पढ़ना है समन्वय संख्या, समन्वय समन्वय संख्या। इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और पांचवा और छठा और लास्ट आपके पास में, और वो है कौन सा, ऑक्सीकरण अंक। कौन सा है, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। और ऑक्सीडेशन अंक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। एक एक को सिंपल फटाफट बताता हूं आपको। देखो आयनिक मंडल क्या होता है सर, जो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा कोष्टक जो है उसके आगे पीछे जो भी आपको मिले वो कौन होगा, आपका आयनिक मंडल होगा। समन्वय मंडल कौन सा होता है सर, समन्वय मंडल वो होता है जो क्या होता है, बड़े कोष्टक के अंदर देखने को मिलता है। समन्वय मंडल में दो चीज मिलेंगे आपको, कौन कौन मिलेगा, एक तो मिलेगा कौन आपके पास में आपका समन्वय मंडल के अंदर, एक तो मेटल मिलेगा और दूसरा कौन मिलेगा, लिगेंड मिलेगा। और दोनों किसके द्वारा जुड़े होंगे, उपसंयोजक बंध के द्वारा, ध्यान रखना उपसंयोजक बंध, ठीक है। तीसरा है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु वो होगा जिसको लिगेंड अपने लोन पेयर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके पास में, वो आपके पास में ऐसा कोई भी आपका एलिमेंट जिसको क्या करता है, लिगेंड जो है वो अपने लोन पेयर जिसको ट्रांसफर करेगा ना, वो कौन होगा, आपका मेटल होगा। बात ये आती है कि सर क्या सारे मेटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या फिर कोई स्पेशल होगा आपके पास में। देखो समझो बात को, इसके अंदर आपके पास में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो तीन चीजें होती हैं। देखो पहला पोर्शन तो क्या होता है, पहला पोर्शन तो ये होता है कि देखो ये वाला लोन पेयर दे रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है इसको, किसको, मेटल को। तो पहली बात तो है कि मेटल के पास में क्या होनी चाहिए, वही काली कक्षा होनी चाहिए। पहला पोर्शन ये होता है, खाली कक्षा होनी चाहिए उसके पास में। दूसरी बात ये होती है कि उसके अंदर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, मतलब कि जिस टाइप से लिगेंड आए ना उस टाइप से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको क्या करते हैं आपके पास में उस एडजस्ट कर सके। मतलब कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए आपके पास में, परिवर्ती ऑक्सीकरण, मतलब परिवर्ती क्या बोलते हैं उसको, वैलेंसी संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता, ठीक है। और तीसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, उसका साइज जो है ना, वो साइज आपके पास में क्या होना चाहिए, उसका आकार जो है ना वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर कोई भी चीज आपके पास में बताती है आपको, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए एकदम से प्रिपेयर है। और ये वाला कौन कर सकता है आपके पास में, ये वाला जो है ना आपका, वो डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेंगे ना, मोस्टली 99% जिसके अंदर कौन मिलेगा आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला आता है आपके पास में समन्वय मंडल। देखो समन्वय संख्या क्या होती है, जो बड़ा कोष्टक होता है ना, बड़े कोष्टक के अंदर आपके पास में मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, मेटल से लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि एक लिगेंड मेटल के साथ 3 बॉन्ड बना रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि लिगेंड से मतलब नहीं है मेरे को मतलब है कि आपके पास में मेटल से कितने उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं। जैसे ये वाला लिगेंड हो गया, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, तो इस मेटल के साथ में कितने उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं ना, उन बंधों की संख्या जो होती है ना उसकी क्या कहलाती है, आपके समन्वय संख्या। जैसे इस मेटल से 1 2 3 4 आपके पास से बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब इस मेटल का जो समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना आपके पास में कितना, आपका 4 है। जैसे मैंने अभी एक कॉम्प्लेक्स लिखा था आपका, और वो कौन सा था, FeCN का 6, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा था आपका 4-। तो इसमें अगर देखोगे ना, तो इस मेटल के साथ में आपके पास में कितने जुड़े हुए हैं, लिगेंड कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हुए हैं। अब 6 लिगेंड जुड़े, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, बेसिक चीजें जो आपको मैं इतना आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है, सब लोगों की पढ़ी हुई है हमारी बातें, ठीक है। और इस पे इतना ज्यादा आपको टाइम जाया करना भी नहीं है, ठीक है। अगला आता है आपके पास में ऑक्सीकरण। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लेना भाई साहब इसको, कि ऑक्सीकरण अंक जो है ना आपके पास में वो मेटल का किस टाइप से निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक जो है ना आपका वो आपके बीबीटी में भी काम आने वाला है आपका, और साथ ही साथ में आपका जो नोमेनक्लेचर होगा ना उसके अंदर भी आपको काम में आने वाला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। लिगेंड जो है ना, लिगेंड के जो पूरी के पूरे लिगेंड कौन कौन से होंगे, एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, इन सब की लिस्ट भी आपको मैं दे रहा हूं। इस वीडियो के लास्ट में आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ में आपको क्या मिल जाएगा, उसको मैं बता भी दूंगा कि लिगेंड की आपके पास में दंतुकता क्या होती है, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो वीबीटी की आप लोग क्या कर लोगे, इसके ऑक्सीकरण अंक के बारे में देख लो तुम थोड़ा सा, कि ऑक्सीकरण अंक को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा सा। आप लोग अपने जो भी जितने भी आपके पास में आपका सोलर पेपर वगैरह जो भी आपके पास है, बुक है जो भी है, उससे तुम लोग 2 4 5 कंपाउंडर की तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको निकालने आने लग जाएंगी ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको। देखो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, आपका कौन सा था, वो था आपके पास में आपका कौन सा, K4 Fe
Cn का हो गया आपके पास में 6, ये वाला कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला काम तो क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहला काम तो आयनिक मंडल और समन्वय मंडल दोनों को अलग करो। करो भाई साहब, कि आप लोगों ने तो K प्लस हो गया, कितने कंपाउंड आपके पास में वाला 4 आपका। कोई ये मत बोल देना K4, अरे भैया पोटेशियम जो ना वो 4 की अवस्था में मतलब टेट्रामर के रूप में नहीं पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है, तो K प्लस हो गया। उसके बाद कौन होगा आपका Fe हो गया, इसके साथ में Cn हो गया और ये 6 हो गया 4 माइनस। अब बात को समझना तुम लोग, हमें क्या निकालना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसकी भी चीज का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको मान लो तुम लोग अक्स, क्या मान लेना उसको, अक्स मान लेना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक बर्तन है, एक बर्तन है, उस बर्तन में 5 तो मेरे पास में क्या रखी हुई है, गेंद रखी हुई है, और 3 मेरे पास में क्या रखा हुआ है, 3 मेरे पास में गुब्बारे रखे हुए हैं। मैं बोलूं कि इसके अंदर टोटल जो संख्या है ना आपके पास में, टोटल संख्या कितनी है आपके पास में, 8 है। सही बात है, क्योंकि 5 ये 3 ये 8 हो गए। इसका मतलब ये कि इस 8 के अंदर 5 तो गेंद है और 3 आपके पास में क्या है, गुब्बारे हैं। समझ गए बात को, अगर ये बात पकड़ में आई तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको। मैं बोलूं कि ये बड़ा कोष्टक है, इस बड़े कोष्टक के ऊपर कितना चार्ज आपके पास में, सर 4 माइनस है। इसका मतलब ये 4 माइनस जो है ना वो किसका है, वो मेटल का, और आपके पास में 6 लिगेंड। अगर दोनों के आवेश को जोड़ दूं तो मेरे पास में किसके बराबर आएगा, 4 माइनस के बराबर आएगा। बस अगर इस बात का पता लग गया तो ये लो आपका ऑक्सीडेशन अंक निकालना आ गया आपको। तो देखो भाई साहब, मुझे मेटल का निकालना है, तो मेटल कितना है, एक मेटल है तो उसको मान लिया मैंने, अक्स मान लिया, प्लस 6 मेरे पास में क्या है, 6 मेरे पास में सर Cn, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, जो आपके पास में बड़े कोष्टक के ऊपर चार्ज है ना उसके बराबर आ जाएगा। तो कितना आपके पास में, माइनस का कितना है, 4 है। आपको पता है कि एक जो Cn होता है ना, तो Cn के ऊपर चार्ज कितना कंसिडर होता है, माइनस का 1 चार्ज कंसिडर होता है। तो फिर क्या हुआ, ये अक्स का अक्स आ गया, प्लस 6 माइनस 1 हो गया, और बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो अक्स बराबर क्या होगा, अक्स का -4 और ये माइनस का 4, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6, इधर लेके जाओ प्लस का 6 हो गया। इसको जब सोल्व करोगे तो अक्स बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। मतलब कि इसमें यहां पर आपके पास में जो आपका मेटल जो था ना आपके पास में, उसका ऑक्सीडेशन अंक कितना आपके पास में, +2 है। किसी भी मेटल का तुम लोग निकाल सकते हो, किसी भी एग्जांपल को तुम लोग उठा सकते हो, उसका आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कोई और दूसरा एग्जांपल करते हैं, मैंने जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दिया आपके पास में, और मैंने एग्जांपल जो दिया ना आपके पास में वो दिया था मैंने आपको PtCl का 4, ठीक है, ये मैंने लिया PtCl का 4, और इसके ऊपर चार्ज जो दिया मैंने आपको वो दिया 2 माइनस। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, इसका निकाल के देखो, मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होगा आपके पास में, सबसे पहले जिसको मानना है उसको अक्स मान लिया, जो लिगेंड है उन दोनों को आपस में जोड़ दो और उसके बराबर जो आवेश है उसको लिख दो। तो देखो सबसे पहले मेरे पास है Pt का आवेश प्लस में 4 Cl का आवेश, वो बराबर होगा किसके आपके पास में, -2 के बराबर होगा। मेरे को ये पता है कि अक्स का तो मेरे को निकालना है, एक जो आपके पास में आपका हेलोजन जो होता है, जितने भी हेलोजन उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, सबको पता है इस बात का। तो फिर क्या करोगे, 4 गुणा -1 बराबर किसके, -2 के करोगे तो क्या होगा, अक्स हो गया, और प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस में हो जाएगा माइनस का, सॉरी अक्स -4 बराबर क्या हो गया, -2, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस में 4, तो अक्स का मान कितना है, +2 है। सिंपल एकदम से, तुम चाहो ना जिसका निकाल सकते हो इस टाइप से। अब जरूरी नहीं है आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मिले ही आपको, कभी कभी ये होगा कि मेटल जो है ना आपके पास में वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा आपको, +1 में भी मिल सकता है, माइनस आपके पास में +2 में भी मिल सकता है, +3 में मिल सकता है, इस टाइप से अलग अलग मिल सकते हैं। तुम बोलोगे सर एक 0 वाला एग्जांपल करवा दो, देखो आपको 0 वाला एग्जांपल करवा के दिखाता हूं, सिंपल सा देखना आपके पास में, एक 0 का एग्जांपल आपको करवा देता हूं, फिर इसको समाप्त करते हैं। लिगेंड की सारी जानकारी जो है ना आपको, अभी मैं आपको इसके अंदर लास्ट में आपको बता देता हूं, पूरी लिस्ट इसके साथ में इंक्लूड कर दूंगा। आप लोग जो लिगेंड मैं आपको दूंगा ना उसको तुम लोग पूरा याद करोगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर में काम आएंगे, और परीक्षा में आपका एक नोमेनक्लेचर पक्का है, एक आएगा पक्का, 100% आएगा। देखो भाई कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया, मैंने आपके पास में मान लो मेरे पास में निकल है, ठीक है, और निकल के साथ में किसको लेता हूं मैं, निकल के साथ में लेता हूं आपके पास में 4CO को लेता हूं, CO4, ये वाला कॉम्प्लेक्स है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया मेरे को, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, 0 चार्ज है। इसका मतलब इसके चार्ज को इसके चार्ज को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। निकल का निकालना है तो उसको मान लिया मैंने अक्स, प्लस में 4 कौन आपके पास में, CO है आपका, और बराबर में किसके हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अक्स का वैल्यू निकालना है, आपको पता है कि जो आपके पास में क्या आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ना, कार्बन, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, और कार्बोनिल का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो 4 गुणा 0 बराबर कितना है, 0। तो अक्स को करोगे तो अक्स बराबर अक्स प्लस 0 बराबर में 0, तो ऑल ओवर कितना है, अक्स का मान कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकल है ना आपके पास में, निकल जो है ना कितना, कौन से स्टेट में, 0 में है। तो किसी भी आपके पास में मेटल का तुम लोग क्या निकाल सकते हो, आसानी से ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में लिगेंड की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लिगेंड में क्या क्या था, किस प्रकार से था। लिगेंड की जो
पूरी की पूरी जो पीडीएफ हो वो इसके साथ में इंक्लूड कर रहा हूं, आप लोग रुक जाना और उसके बारे में देखते रहना। मैं आपको लिगेंड की कुछ मोस्ट बात बता देता हूं। देखो लिगेंड कौन है? लिगेंड आपके पास में एक ऐसी स्पीसीज है जो क्या करती है, आपके पास में जो लोन पेयर रखती है और अपने लोन पे ट्रांसफर कर सकती है, किसको? आपके पास में धातु को ट्रांसफर कर सकती है। और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बॉन्ड भाई? उपसह संयोजक बंध। जानते होंगे उपसह संयोजक बंध के बारे में कि ऐसा बंध जिसके अंदर क्या होता है, एक आपके पास में ऐसा क्या होता है, एटम होता है जिसके पास में खाली कक्षा होती है और दूसरा एटम ऐसा होता है जिसके पास में लोन पेयर होते हैं। तो वो लोन पेयर खाली कक्षा में ट्रांसफर करता है और बॉन्ड कौन सा बनता है? उपसह संयोजक बनता है। देखो कोई लिगेंड, कोई भी लिगेंड मेटल के साथ में जितने लोन पेयर शेयर करेगा ना वो उसकी दंतुकता होगी। जैसे मान लो कि आपके पास में एक लिगेंड है, जैसे सीएन है, तो सीएन क्या कर सकता है, आपके पास में मेटल के साथ में केवल एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी दंतुकता कितनी है भैया? आपके पास में एक है। जैसे मान लो आपके पास में क्या है आपका, जैसे एक OH है, ये मेटल के साथ में एक ही लोन पेयर दे सकता है, तो उसकी दंतुकता कितनी है? एक है। दंतुकता का मतलब यही होता है कि मेटल के साथ में कितने बॉन्ड बना रहा है, मेटल के साथ में कितने बॉन्ड बना रहा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो मैंने लिया आपके पास में एथिलीन डाइएमीन ले लिया, कौन सा लिया? एथिलीन डाइएमीन। जैसे मैंने बोला आपके पास में CH2, ये तो कौन हो गया आपके पास में आपका, जिसमें इसको बोलूं तो ये लो, ये कौन आपका? ये आपका एथेन, ठीक है। इसको बोलोगे तो ये कौन सा बन गया आपके पास में? आपका एथिल। और अगर इधर से भी मैं क्या निकालता हूं, ये वाला, तो एथिलीन बन गया। डाइएमीन, तो यहां पे भी जोड़ दीजिए किसको? NH2 को, और यहां पे भी NH2 को, तो एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में लोन पेयर है, तो मेटल को ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है मेटल को। इसका मतलब ये एथिलीन डाइएमीन जो है इसकी दंतुकता कितनी है आपके पास में? इसकी दंतुकता 2 है आपके पास में। जैसे एग्जांपल करो, आपके पास में EDTA आपके पास में 4- होता है, EDTA आपका 3- होता है। इन सबकी दंतुकता अलग अलग होती है आपके पास, ठीक है। तो दंतुकता के आधार पर क्या किया है, लिगेंडो को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिसकी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दे रहा हूं, आप लोग उससे वहां से आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें।